नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये उत्तर प्रदेश की लखनऊ के पास की कहानी है। कहानी है एक लड़का जिसका नाम है विवेक। विवेक का उम्र लगभग 28 साल हो चुकी थी। विवेक सिविल इंजीनियर का काम करते थे, प्राइवेट किसी कंपनी में। आज साल था 2013 का। विवेक बताते हैं कि मैं कभी भी भूत प्रेत को मानता नहीं था कि भूत प्रेत क्या चीज़ होता है। मेरा भगवान में आस्था था। घर से जब भी निकलता था तो भगवान को ज़रूर याद करता था। मेरे पास खुद की अपनी कार थी, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था, एक साइड से दूसरी साइड पर आना जाना। कभी कभी तो देर रात भी हो जाती थी। और मेरा सिविल इंजीनियर का काम, अब कंपनी तेल का खर्चा और भी खर्चा मुझे दिया करती थी, लेकिन कार मेरा था। अब ऐसे ही मैं साइड साइड पर रात को जाता रहता था जहाँ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था। और कभी कभी मैं घर लौटता ना तो देर रात हो, 12 बजे, कभी 11 बजे, इतना टाइम तो हो ही जाता था। लेकिन अभी तक मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था कि भूत प्रेत कैसे दिखाई देते हैं, होते हैं या एक भ्रम है लोगों द्वारा फैलाया गया। मैं समझ नहीं पाता था। आखिर इस पर मैं विशेष ध्यान भी नहीं देता था। जब मैं अपने प्रोजेक्ट से वापस अपना घर लौटता ना, चाहे वो 60 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर हो, मैं रुकता नहीं था। नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी कार को चलाता हुआ आप फिर घर पर ही आकर रुकता। हाँ, होटल का खाना कभी कभी मुझे खाना पड़ता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि भोजन घर पर ही किया जाए। नॉन वेज हमारे परिवार में अब लगभग सभी खाते थे, मैं भी खाता था। और कभी कभी होटल पर भी खा लिया करता था, स्वाद लेने के लिए। अब मेरी जो उम्र थी ना, 28 साल तो हो चुकी थी। और जो मेरे घर वाले थे ना, मेरे खिलाफ एक साजिश रच रहे थे। साजिश था मेरी शादी कराने का, क्योंकि वे मेरे से कई बार बोल चुके थे कि विवेक, तेरी उम्र निकलती जा रही है और तू शादी कर ले। मैं टालता रहा था उनको 2 साल से। उनको लगा कि मेरी नज़र में कोई लड़की है और मैं गाहे बगाहे अब ज़रूर मिलवाऊंगा, बात कराऊंगा। सब परिवार यही सोच रहा था। लेकिन मेरे कोई फ्रेंड थी नहीं, ना मैंने कभी बनाई। उस लायक कोई लड़की मिली ही नहीं जैसा मैं लड़की ढूंढ रहा था। और तब उनको लगा कि अरे, मामला तो निकलता जा रहा है, उम्र 28 साल हो गई है, एक आध साल में शादी नहीं होगा तो फिर दिक्कत परेशानियाँ शुरू हो जाएगी। अब फिर मेरे फादर, मेरे भाई, जो कॉलोनी के अंदर ही एक अपना दुकान बाप खोल रखे थे, एक तरह से कहा जाए तो बड़ा सा राशन का किराना स्टोर था, जिसमें मेरे पिता भी और मेरे भाई भी दोनों मिलकर के वो काम को संभालते थे। अच्छी खासी आमदनी वहाँ से भी होती थी। घर खुद का अपना ही था, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। हमारा परिवार जो था, खुशहाल परिवार था। मैं भी जितनी सैलरी कमाता सब पिता के हाथों पर रख देता। मेरा कोई एक्स्ट्रा कोई खर्च तो था ही नहीं। क्या करना है, ना मैं नशा करता था, ना ऐसा कोई खर्च था जो मैं अब छुपा के अपने पापा से, परिवार से करूं, ऐसा कोई था ही नहीं। तो जो भी सैलरी बचती थी, जो मुझे हाथ में मिलती थी, सब कुछ पापा के हाथ में दे देता था। लेकिन पापा अब मेरे लिए चिंता करने लगे कि लड़का 28 साल का हो गया और अभी तक शादी के लिए मना क्यों कर रहा है। और इसके बाद जो मेरी भाभी थी ना, उनकी एक चचेरी बहन थी, देखने में सुंदर थी लेकिन थी गांव की। मैं जो सपना संजो रखा था ना कि मैं शादी करूंगा शहर वाली लड़की से, जो थोड़ा एडवांस हो, मुझे ऐसी ही लड़की पसंद थी। लेकिन जब उसको बुलाया गया ना मेरे घर पर, भाभी के
जब उनका तबीयत खराब हो गई थी। अब वो मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई थी। बहाने बहाने से उस लड़की से मेरी दोस्ती करवाया गया कि इनसे मिलो, ये है रुचि, भाभी की चचेरी बहन। मैं तो देखा था, जितनी बार मैं भाभी को लेने के लिए अब गया था, भैया तो जाते नहीं थे, उनका किराना स्टोर था, वो तो फंसे रहते थे। तो भाभी कभी मैके जाती थी ना, तो मैं ही जाता था अपनी कार लेकर के। और तब मैं उस लड़की को देखा था। लड़की देखने में अच्छी थी, शकल सूरत भी अच्छी थी, हाइट भी अच्छी थी, लेकिन कभी मैंने उस नज़र से उस लड़की को देखा ही नहीं। मैं तो, मेरे दिमाग में जो चल रहा था ना कि मैं शहर में शादी करूँगा किसी शहरी लड़की से जो बिल्कुल अंग्रेजी बोलती हो, स्मार्ट हो, ऐसी ही लड़की मुझे पसंद थी। लेकिन वो गांव की थी। हाँ, पढ़ी लिखी ज़रूर थी, अंग्रेजी उसको भी आती थी, लेकिन वो तरीका जो था ना गांव वाला था। पहनावा सहनावा सब कुछ गांव का ही चलता था। अब मैं चाहता था कि एकदम जैसे शहर में लड़की आजकल रहती ना, वैसी मेरी पत्नी मिले। अब ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खैर, मेरे खिलाफ तो साजिश रची जा रही थी 2 साल से। और भाभी कभी कभी अब बोलती कि चलो विवेक, मुझे छोड़ के आओ, मैके जाना है, अर्जेंट काम है। अब भैया और पापा तो इस साजिश के मुख्य कार्यकर्ता थे। कैसे भी चाहते थे कि रुचि से अब दोस्ती गाढ़ी होती जाए, और फिर एक पल ऐसा आया कि हम दोनों की शादी करा बैठे। उन लोग का यही पूरा प्रोग्राम बना हुआ था। अब मैं इस प्रोग्राम में अब बिल्कुल जानकारी भी नहीं थी कि मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। जैसे भाभी कहती थी, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं ज़रूर जाता, और नहीं होता तो मना करते, भाभी आज नहीं, हम संडे को चलेंगे या शनिवार को रात को। अब वही वक्त मेरे पास में छुट्टी के मिलता था हफ्ते में, तो शनिवार को शाम को या रविवार को ऐसा ही प्रोग्राम बनाया जाता था। कई बार जो रुचि हमारे घर पर कभी 10 दिन कभी 15 दिन आके रुकी हुई थी। मेरे खिलाफ साजिश में वो भी शामिल थी। उसने कभी बताया नहीं कि वो जो पूरा परिवार है अब मुझसे क्या चाहता है। हाँ, बातचीत ज़रूर होती थी। अब एक तरह से हल्की फुल्की दोस्ती ज़रूर हो गई थी, हाय हेलो ज़रूर होता था। कभी कभी मेरी भाभी थी ना, अब रुचि को मेरे साथ जब मेरे पास वक्त होता था संडे का टाइम, कि विवेक ज़रा इसको शहर घुमाया, घर में बैठी बैठी बोर हो गई है। अब भाभी का आदेश मानता था, मैं बहुत इज्जत करता था। अब फिर मैं रुचि को ले जाता, शहर में घुमाता, दिखाता कि देखो हमारे शहर में क्या क्या है, यहाँ की लड़कियाँ देखो क्या पहनती हैं। रुचि ये सब देख करके एकदम शर्मा जाती थी, कहती कि हम लोग तो नहीं पहन पाएंगे ऐसा, इतना छोटे छोटे कपड़े हमें पसंद नहीं है। और मैं उसकी जो रुचि थी एक तरह से समझ गया कि ये गांव की लड़की हैं और ये शहर वाली कभी बन नहीं पाएंगे। खैर, हल्की फुल्की दोस्ती ज़रूर थी। हम रेस्टोरेंट में बैठ जाते थे, खाना खाते थे। उसको भी नॉन वेज पसंद था और मुझे भी नॉन वेज पसंद था। इस तरह करते करते लगभग 1.5 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मेरा दिल उससे मिला नहीं था। जब भी चर्चा शादी की होती, मेरे पिता कभी कभी रोक देते संडे के दिन को कि विवेक, अब तेरी क्या राय है, शादी तेरा कहीं किया जाए, सेट किया जाए, या तेरी नज़र में कोई लड़की है तो वो भी बता दे। मैं पापा को कहता कि नहीं पापा, अभी मुझे शादी करनी ही नहीं है। तब भैया भी मुझे डांटने लगते कि बूढ़ा होने के बाद करेगा क्या भाई, 28 साल तो उम्र तेरी हो चुकी है, अब कितना टाइम लगेगा। तब भैया ने पहली बार बोले कि विवेक, जो तेरी भाभी की जो चचेरी बहन है रुचि, कैसी लड़की है वो। मैंने बोला अच्छी लड़की है, अब क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। तब भैया हंसते कहने लगे कि हम लोग सोच रहे हैं तेरे रिश्ता उसी से किया जाए। मैं एकदम उछल गया बात सुन करके, और कहने लगा भैया खबरदार, नहीं नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैंने कभी उस नज़र से उस लड़की को देखा नहीं है। भैया हंसते हुए कहने लगे तो देख ले किसने मना किया है, मिल
तू तो काफ़ी दिनों से उसको घुमा रहा फिरा रहा है, तो अभी तक तेरा दिल नहीं मिला उस लड़की से। मैं एकदम अब सच के करीब पहुंच चुका था और तब मुझे लगने लगा कि सब मेरे खिलाफ साजिश, एक चक्रव्यूह रची जा रही थी ताकि मैं रुचि से ज़्यादा करीब हूँ। और इरादा वही था, शादी करने का। अब मैं सब कुछ खेल समझ गया था। अब भैया से ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, ना पापा से बोल सकता था, लेकिन मैं कहने लगा कि नहीं भैया, मैं अभी करूँगा नहीं। तब भैया हंसते कहने लगे, ठीक है अभी मत कर, लड़की तेरे को पसंद है ना। अब मैं क्या बोलूँ बड़े भाई के सामने में। अब मैं सर झुका करके अब उस जगह से हटना ही मुनासिब समझा। भैया को इतना ज़रूर पता चल गया था कि हाँ, अब ये नहीं बोल रहा है, मना नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसको लड़की रुचि पसंद है। अब फिर एक तरह से वो लोग मन ही मन पूरा प्रोग्राम बना लिए थे कि अब इन्हीं साल में अब रुचि से अब शादी करा दिया जाएगा। मैं सब जब मन में सोचा ना, तो मेरे मन में तो शहरी लड़की घूम रही थी और कहाँ रुचि गांव की। अब मैं एक तरह से दुविधा में फंसा हुआ था। हाँ, रुचि में ऐसी कोई कमी नहीं थी, लंबी थी और नए नक्श भी बहुत अच्छे थे, लेकिन पहनावा वही था गांव वाली। अब मुझे जो लड़की पसंद थी ना, जो मॉडर्न हो, बिल्कुल शहरी लिबास में रहे, वैसा पसंद था। लेकिन मैं अब उस पर विशेष ध्यान नहीं देने लगा। बीच बीच में अब मेरे पास जब छुट्टी होती संडे को, तो पूछा जाता था, मेरे पापा, मेरे भाई, कभी कभी भाभी बैठ जाती कि विवेक, अब इतना दिन तो हो चुका है, अब बता अब कब तेरे शादी का तारीख तय किया जाए रुचि के साथ में। मैं मना कर देता कि भैया थोड़ा अभी वक्त दो, टाइम दो, और मैं चुप करा लेता उनको। वो लोग हंसते रहते, कहते कि हाँ तेरे पास 6 महीना और है, आज जो तू सोचना है, कुछ करना है, कर ले। तेरी नज़र में कोई है तो वो भी बता दे भाई, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर 6 महीना के अंदर तू अगर नहीं कर सकता अपने आप से, तो आखिरी पसंद हमारी रुचि है। पूरा परिवार रुचि से एक तरह से प्रेम करता था, चाहता था कि रुचि हमारे घर की बहू बन के आए। सब एक मेरे अलावा छोड़ कर के पूरा परिवार ही अब उससे प्रेम करता था, चाहता था कि वो जल्द से जल्द दुल्हन बन के हमारे घर में आ जाए। खैर अब मैं क्या बोलता, जब पूरा ही साजिश परिवार ने कर रखा है तो मेरी औकात ही क्या है। मैं भी अब धीरे धीरे अब थोड़ा मन अपना भटकने लगा था रुचि के प्रति। मैं देखने लगा था उसमें। खैर काम का बोझ उस टाइम मेरे पास में ज़्यादा था, कई प्रोजेक्ट चल रहे थे और भाग दौड़ काफ़ी थी। मैं कम से कम 100-150 किलोमीटर का रोज़ का चक्कर लगा लेता था। अलग अलग प्रोजेक्ट थे और एक प्रोजेक्ट तो रुचि के गांव के पास में था हमारा। उस गांव से थोड़ा आगे 15 किलोमीटर और आगे हमें उसी रास्ते से गुजरना होता था जहां रुचि का गांव था। और एक रात मेरी भाभी का फ़ोन आया कि विवेक कहाँ प्रोजेक्ट पर हो या निकल चुके हो। तब रात के करीब 9 बज रहा था। मैंने बोला भाभी मैं तो हूँ अभी प्रोजेक्ट पर। भाभी को पता था कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, भाभी के गांव के पास में ही। तो मैंने बोला हाँ भाभी बताइए, कुछ काम था क्या। तब भाभी ने बोला हाँ विवेक एक काम करो, गांव चले जाओ, आते वक्त में रुचि को ले आना साथ में। मैं थोड़ा सा खिन्न हो गया था मन कि मैं फिर जाऊं गांव में, इतना पतले पतले रोड थे वहाँ पर। खैर अब भाभी का आदेश में पालन तो करना ही था। अब मेन रोड से मुझे 4 किलोमीटर अंदर जाना था जहाँ भाभी का गांव था। फिर मैं उतनी रात को जब निकला, गांव गया, तो रुचि एक तरह से तैयार थी। जैसे ही मेरी कार रुकी और वो अपना छोटा सा बैग लेकर के कार में आके बैठ गई। चल पड़े हम। रास्ते में बातचीत होने लगा। मैं पूछ ही बैठा कि रुचि भाभी किस लिए बुलाई है। तब रुचि कहने लगी मुझे नहीं पता, इतना बोलिए कि रुचि आजा, अब अर्जेंट काम है कुछ।
मैं समझ गया ये सब साजिश चल रही है, मिली भगत है सब कुछ। अब मैं कर क्या सकता था। अब रुचि हमारे साथ में बैठी है बगल वाली सीट पर, और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं कहने लगा कि रुचि देखो, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। हमारे परिवार वाले तुम्हारे साथ अब रिश्ता करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, तो तुमने कुछ बताया क्यों नहीं अभी तक। रुचि शर्मा गई, कहने लगी कि देखो मुझे भी बाद में पता चला था। तो मैंने बोला कि तब तक तुम्हें इशारा कर देना चाहिए था ना कि ऐसे ऐसे साजिश मेरे खिलाफ चल रही। अब रुचि शर्मा गई, बोल नहीं पा रही थी, और हम अब यात्रा तय कर रहे थे। मैं तेज तेज गाड़ी चलाता हुआ, क्योंकि अब रात ज़्यादा हो चुका था, 10:30-11 के आसपास तो उसके गांव से ही निकले थे। अब जब हम मेन हाईवे पर पहुंचे ना, तो 11 के आसपास का टाइम था, और लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे का सफ़र हमारा था अभी हाईवे पर। अब मैं तेज तेज गाड़ी चला रहा था। उस हाईवे पे एक नॉन वेज का ढाबा था। कभी कभी मैं वहाँ पर रुकता था, कुछ खा लेता था, स्वाद बेहतरीन था। अब मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो रुचि को मैंने पूछ लिया कि रुचि, नॉनवेज खाना है क्या? एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ होटल है, ढाबा है, बहुत बेहतरीन बनाता है। रुचि कहने लगी हाँ, अगर आप खाओगे तो मैं भी खा लूँगी। और मैं उस ढाबे पर आकर रुक गया। ढाबे पर ने खाना ऑर्डर कर दिया था, और हम दोनों खाना खाने ही वाले थे, और तभी हमारा फ़ोन बज उठा। भैया का फ़ोन था। कहाँ रह गया अभी तक? मैंने बोला कि बस 1.5 घंटा का और सफ़र बाकी है, हाईवे पर है, एक होटल पर रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। क्या खा रहा है? यानी कि नॉनवेज ही। हाँ, नॉनवेज बढ़िया बनता है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा कर, सिर्फ नॉनवेज हमारे लिए भी पैक करा कर लिया। जब इतनी तारीफ़ कर रहा है तो हम भी खा के देखें कैसा है तेरा वहाँ का स्वाद। इसके बाद मैंने होटल वाले को ऑर्डर दे दिया, भाई इतना नॉनवेज पैक करके अच्छी तरह से हमें दे देना। इसके बाद हम दोनों लोग खाना खा चुके थे। नॉनवेज पैक करके होटल वाला हमें दे चुका था, और उसको हम सुरक्षित पिछले सीट पर रख दिए। अब फिर हम चल पड़े थे। वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया था। और इसके बाद जो रुचि थी ना, हमारे बगल में बैठी हुई, शर्माती थी, आंखें मिलाती नहीं थी मुझसे, ज़्यादा शर्म करती थी, और अचानक वो मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी, बड़ी बड़ी आँख करके। मैंने जब उसको इस तरह देखा ना, तो मैं सोच में पड़ गया कि आज तक ये लड़की मेरे से आंखें मिलाकर कभी देखा नहीं, ना कभी बात किया है, तो आज ऐसे क्यों दिख रही है। मैं पूछा, रुचि कुछ बात है क्या? कुछ बेचैन दिख रही हो। मैं देखा था कि वो सिर पर का इधर से उधर करवट ले रही है, कभी सीट बेल्ट को इधर सरका देती, कभी ऐसे कर लेती। तो मैं पूछ ही बैठा था, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बड़ी बड़ी आंखें उसकी हो चुकी थी, और चेहरा जो था ना, एकदम लाल जैसा हो चुका था, जैसे सारा खून उसके चेहरे के ऊपर में आ गया, लाल लाल सा नजर आ रहा था। और मैं थोड़ा हैरान था कि आखिर इस रुचि को क्या हो गया, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, ये बड़ी बड़ी आंखें क्यों कर लिया है, और चेहरे पे इतनी लाली क्यों आ गई है। मैं गाड़ी चलाते हुए अब पूछे जा रहा था कि आखिर रुचि, तबीयत तेरी ठीक तो है ना, क्या हुआ है, बेचैन क्यों है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, मेरी तरफ घूर कर देखती, और फिर रोड की तरफ शांत रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं उसका मनोदशा समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ रुचि के साथ में तकलीफ है। क्या हम लोग नॉनवेज खाएं वहाँ ढाबा पर, क्या कुछ खाने से इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। मुझे यही लगा। फिर मैं समझा कि मैं भी तो वही चीज़ खाया हूँ जो रुचि ने खाया है। क्या हो सकता है भाई, समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार रुचि जो पानी के बोतल रखा हुआ था, खोल करके गटागट गटागट सेकंडों में पूरी बोतल पी लिया।
अब फिर मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। बड़ा ही डरावना मंजर था। बड़ी बड़ी आंखें उसकी हो चुकी थी। अब बड़ा विचित्र निगाह से मुझे घूर रही थी। मैं जब उसका ये नज़रिया देखा ना देखने का, तो मैं थोड़ा खौफ में हो गया था। रुचि रुचि, मैं बार बार बोल रहा था। तबीयत ठीक है ना रुचि? कहो तो मैं गाड़ी रोक दूं अगर ऐसा कुछ समस्या हो। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस मेरी तरफ घूरती देखती, और फिर आगे की तरफ देखती रहती। गाड़ी में चलाया जा रहा था। बार बार रुचि से पूछ रहा था कि रुचि तुम ठीक हो ना? कोई तकलीफ है तो बताओ ना, बताओ, बोलती क्यों नहीं मेरे से? मैं थोड़ा सा डर गया था कि अचानक रुचि के साथ में जो बदलाव हुआ था, मैं उसको समझ नहीं पाया था कि अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। और अचानक रुचि जो सामने की तरफ देख रही थी, अब मुझे रोकने का अब बोल पड़ी। रुको रुको रुको। आवाज़ में मिठास नहीं थी, बड़ी अजीब तरह से आवाज़ उसने निकाली थी अपने मुंह से। और मैं ब्रेक लगा दिया। मैं समझा कि वोमिटिंग वोटिंग करेगी, खाना इसको हजम नहीं हुआ, या गाड़ी में कई प्रकार का तकलीफ हो जाती है, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं। मुझे लगा कि शायद इसके साथ में यही है, ये वोमिटिंग करेगी। मैं गाड़ी रोक दिया और वो सीट बेल्ट खोल करके गेट खोल करके बाहर निकल गई, जबकि आधी रात हो रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। हर तरफ जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरा, और सड़क भी खाली। कोई भी अब वाहन रोड पर आते जाते दिख नहीं रहा था। अब मैं भी जल्दी से अब उतर करके रुचि के पास डिक्की में पानी की बोतल था, दूसरा, क्योंकि वो पानी बोतल तो पहले ही ख़त्म कर दिया था। मैं समझा कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और डिक्की में से पानी की दूसरी बोतल 2 लीटर वाला निकाल करके और मैं रुचि की तरफ आने लगा। जैसे उसके पास पहुंचा तो रुचि उस जगह पर थी ही नहीं। एक तो अंधेरा और ऊपर से रुचि नज़र नहीं आई, तो मैं समझा कि गाड़ी में तो नहीं चलेगी। लेकिन गाड़ी में जब निगाह डाला तो उसमें थी ही नहीं। कहाँ गई रुचि? मुझे लगा कि कहीं बाथरूम वगैरह तो नहीं करने गई। हाँ, मैं 2 मिनट के लिए खड़ा रह गया, हाथ में पानी का बोतल लिए हुए, और मैं 2-3 मिनट इंतज़ार करता है कि चलो रुचि आ जाएगी। 5 मिनट बीत गया, 7 मिनट बीत गया, अब 10 मिनट बीत गया। रुचि का कोई पता नहीं। और तब मैं आवाज़ लगाने लगा, रुचि रुचि, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? लेकिन रुचि का कहीं आता पता ही नहीं था कि अचानक कहाँ गायब हो गई। अब मैं पिछली सीट पर मेरी निगाह गया ना, तो मैं देख करके और हैरान रह गया। जहाँ पर नॉनवेज पैकेज रखा हुआ था, वो पैकेज भी गायब था अपनी जगह से। मैं शायद सोचा कि शायद लुढ़क करके नीचे गिर गया होगा। आज जब मैं गेट खोल करके अंदर झांका तो कहीं पर नहीं था। ये क्या हो रहा भाई? पिछले सीट पर भैया के लिए जो नॉनवेज पैक कराया था वो भी गायब। इधर रुचि ना जाने कहाँ गायब। अगर बाथरूम वगैरह गई होती तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं बहुत परेशान हो गया था। इसके बाद मैं ढूंढने लगा। मैं देखा कि थोड़ी आगे जा कर के एक कच्ची सड़क थी जो बाएं साइड में जा रही थी, और वो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई सड़क थी। अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं आखिर रुचि को कहाँ ढूंढूं, समझ में नहीं आ रहा था। आसपास जितने एरिया था मैं सब जगह देख लिया। अब मुझे लगने लगा कि रुचि कहीं इसी सड़क पर तो नहीं गई, क्योंकि मैं हेडलाइट की रोशनी में दूर दूर तक देख लिया था, आगे कहीं नहीं थी। अब पीछे भी निगाह मार लिया था, मतलब कहीं इसी सड़क पर तो नहीं चली गई। क्या रुचि का कोई दौरा तो नहीं पड़ा हुआ है? मुझे यही शक हुआ था। जब मैंने उसका शकल सूरत देखा था ना, तो मुझे अब यही लगने लगा कि कोई दौरा वोरा रुचि के साथ में आ चुका है, और इसीलिए रुचि कार से उतर करके गायब हो चुकी है। मैं उसी कच्ची सड़क पर कार को उतार दिया और फिर दाएं बाएं देखते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा। जब मैं लगभग 1 किलोमीटर सड़क पर, कच्ची सड़क पर कार चला लिया, तब मुझे एक जगह दिखाई दिया।
उस जगह पर रोशनी सी नजर आ रही थी। वो जगह थी शमशान। अब उस सड़क पर मैं जब आ गया, उस रोशनी को देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ रोशनी है तो लोग भी होंगे। कहीं उन्होंने रुचि को तो नहीं देखा है। अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं। इसके बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया, गाड़ी रोकी, जल्दी से उतरा। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि वो शमशान है। मुझे लगा कि वो घर है। जब उस जगह पर पहुंचा, मुझे यकीन नहीं था कि जिस जगह पर मैं आया हूं ये शमशान भी हो सकता है। गेट खुला हुआ था, रोशनी अंदर हो रही थी। जब मैं अंदर आया कि कोई शायद अंदर हो, उससे मैं पूछूं। अब मन जो था बहुत बेचैन था, घबराया हुआ था। अगर रुचि के साथ में ऐसा कुछ हो जाता तो मैं अपने परिवार को क्या जवाब देता कि रुचि कहाँ चली गई। उसके परिवार को क्या जवाब देता। मैं डर से कांप रहा था एक तरह से। मैं अब जब अंदर आया ना, तब मुझे वो रुचि दिखाई पड़ी। उस जगह बैठी हुई थी जहाँ पर कोई अच्छे खासे जिगर वाले भी हौसला नहीं कर सकता था कि वो रात के उस समय उस जगह पर आकर के बैठ सके। वो जगह थी जहाँ पर चीता जलता था। जब मैंने उसको देखा ना तो एकदम कांप गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि अरे ये तो शमशान है। इस शमशान के अंदर में ये आकर के क्यों बैठी हुई है। ये कौन सा इसका दौरा पड़ा है पागलपन का। मैं रुचि रुचि करता हुआ और आगे बढ़ने लगा। वो मेरी बात का जवाब दे ही नहीं रही थी, ना तो पीछे मुड़कर देख रही थी। उसका चेहरा दूसरी साइड में था। अब मैं कपड़ों से ही पहचान पाया था कि यही रुचि है। तब तक मेरा फ़ोन बज उठा। जैसे ही फ़ोन बजा तो मैंने जेब से निकाला, देखा भैया का फ़ोन था। अब मैं जल्दी से फ़ोन उठाया और जैसे ही कान में लगाया, भैया की आवाज़ आई, कहाँ रह गया छोटे, अब तक तो तेरे को पहुँच जाना चाहिए था। मैं अब जल्दी जल्दी सारी बात भैया को बताने लगा कि भैया उसी होटल से हम निकले थे। इसके बाद ऐसा रुचि के साथ में होने लगा। क्या भाभी से पूछना कि कभी इसको कोई दौरा हो रहा तो नहीं पड़ता है ऐसा पागलपन का। भैया अब भाभी से पूछ रहे थे, भाभी मना कर रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भैया पूछने लगे तू है कहाँ पर, अपना लोकेशन बता। तब मैंने बताया कि वो जो नॉन वेज होटल है ना, वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बाएं साइड कच्ची रास्ता जाता है, उसी में शमशान है। उसी जगह पर मैं आया हूँ। ये चीता जहाँ जलता है वहाँ पर रुचि बैठी हुई है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ तब भी वो सुन नहीं रही है। इसके बाद भैया कहने लगे तो अब ऐसा कर, फ़ोन रख और उसको तो काबू करने की कोशिश कर, उसको उठा के कार में लेके चल, देख हम लोग भी निकल रहे हैं। मैं मना करने लगा, भैया आप इतनी दूर मत आओ, मैं संभाल लूँगा। लेकिन भैया मान नहीं रहे थे, कहने लगे नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, तब तक तो रुचि को संभाल, अपनी गाड़ी में लेकर के बैठ और लेके चल रोड पर, हम रास्ते में कहीं पर मिल जाएंगे। इसके बाद फ़ोन कट चुका था। अभी भी रुचि शमशान के पास जहाँ चिता जलता था वहाँ पर बैठी हुई और दूसरी साइड में देख रही थी, और उसका हाथ भी चल रहा था जैसे वो कुछ खा रही हो। तब मुझे ध्यान आया कि अरे पिछली सीट पर वो नॉन वेज का पैकेट पड़ा हुआ था, पूरा का पूरा, जिसमें 3 लोग का खाना था, और वो क्या पैकेट लेकर के वही आई है। इसके बाद जब मैं पहुंचा तो मैं देख करके हैरान रह गया था। नॉन वेज का पूरा पैकेट वो खोल रखी थी, और कुछ ही हड्डियाँ बची हुई थी उसमें, सब कुछ खा चुकी थी और उस हड्डियों को अब चबा रही थी। मैं जब देखा ना एकदम मैं भी डर गया था कि ऐसा कैसे कर सकती है रुचि, ऐसा थी नहीं। मैं तो काफ़ी दिनों से उसको जानता था, सर मेरी लड़की थी, मुझसे निगाहें नीचे करके बात करती थी, और आज इसके साथ में ऐसा क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बड़े प्रेम से बोला, रुचि तुम उठ के खड़ी हो जाओ, अब देखो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, घर से फ़ोन आ रहा है, तुम्हारी दीदी भी तुम्हें ढूंढ रही है, परेशान है, आओ हम लोग चलें।
अब तुमने भोजन तो कर ही लिया है, आओ। और जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ा ना, उसने मुझे जोर से धक्का दिया, और वो धक्का इतना तेज था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था। धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा था। और उसके बाद रुचि उस जगह से उठ के खड़ी हो गई और मेरे सीने पर पैर रख कर के हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। आवाज़ लड़की की तरह नहीं लग रहा था कि उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। आंखें भी बड़ी बड़ी और चेहरा भी एकदम लाल हुआ पड़ा, और जो नॉनवेज वगैरह खाई थी ना, चेहरे पर हर तरफ लगा हुआ था। बड़ा भद्दा चेहरा, खूबसूरत चेहरा उसका भद्दा बन चुका था, और वो हंस रही थी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू यहाँ पर किस लिए आया? तुझे इस जगह पर आना नहीं चाहिए था। क्या तू इस लड़की को लेके जाने वाला है? यहाँ से तू निकल के दिखा, तू अपने आप को निकल के दिखा। इस लड़की की बात ही छोड़ दे। इस जगह से तू निकल नहीं पाएगा, तू जिंदा तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तब मुझे समझ में आ गया कि कहीं जो मैं सुनता था कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और उनके शरीर में प्रवेश करके और वो अब एक तरह से उत्पात मचाती हैं। कहीं वो दुष्ट आत्माएं तो नहीं है जो रुचि के शरीर में घुस चुकी है। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था और ना मैं करना चाहता था, लेकिन जो आज मैंने देखा अपनी नज़रों से ना, तो मुझे अब यकीन करना पड़ रहा था। मैं ज़मीन पर से उठने की कोशिश करता था, जैसे उठने की कोशिश करता और वो दूसरे पैर लगा के मुझे ज़मीन पर गिरा देती, और मर्दानी आवाज़ में हंस हंस के मुझे धमकाती कि तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तेरी मौत यहाँ खींच कर ले आई है, और तू इस लड़की को क्या लेके जाएगा? लड़की अब इसी जगह पर रहेगी, मेरे साथ रहेगी। वाकई में बहुत ही डरावना दृश्य था जो मेरे साथ में उस रात घट रहा था। और मैं अब मदद किससे मांगूं? शमशान में, और वो भी बिल्कुल निर्जन इलाका। गांव होंगे आसपास में, लेकिन दूरी काफ़ी होगी। अब वहाँ कौन आता है रात के भाई शमशान में? किसको डर नहीं लगता? और मैं अगर जान लेता कि शमशान है तो मैं भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन रुचि की वजह से मुझे इस जगह तक आना पड़ा था। और रुचि मेरे को अब धमका रही थी, और एक तरह से कहा जा रहा था कि मुझे अब इस जगह से जाने नहीं दे रही थी, ना खुद चल रही थी। अब उसमें तो कोई शैतानी आत्मा सवार हो गई थी। अब वाकई में मैं ज़बरदस्ती उठाना तो उसने तो मेरा गला दबोच लिया, और हंसते हुए कहने लगा मर्दानी आवाज़ में कि तू अपने आप को मुझसे ज़्यादा बलवान समझता है क्या? तू एक कदम यहाँ से निकाल के देख, तुझे मैं तो चीर कर रख दूँगा। आवाज़ बहुत ही भारी, अब बिल्कुल कर्कश, रुखी सूखी आवाज़ रुचि के मुंह से निकल रहा था। अब मैं सोच लिया कि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं बहुत खतरनाक जाल में फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अपनी जेब से मोबाइल निकालना चाहता था ताकि मैं भैया को बता सकूं कि मैं बहुत बड़े खतरे में फंस चुका हूं। आप जल्दी से आ सकते हो तो आओ, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा, ना रुचि बच पाएगी। लेकिन मैं जेब से मोबाइल निकाल ही नहीं सकता था। उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और वही धमकी मुझे देने लगी रुचि मर्दानी आवाज़ में। इसके बाद मुझे ना जाने क्या सूझा, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। जितनी ताकत थी मेरे अंदर में वो इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद में एक आवाज़ उस जगह पर सुनाई पड़ी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम लोग और यहाँ पर कैसे आ गए? जब मैंने उस आवाज़ को सुना ना, तो मुझे बड़ा शांति महसूस हुई। मुझे लगा कि उस जगह पर कोई इंसान है, अगर इंसान है तो मेरी मदद ज़रूर करेगा। मैं ज़ोर से चिल्ला के कहा कि हम यात्री हैं और हम फंस चुके हैं, आप जो भी हो मेरे पास में जल्दी आइए। इसके बाद रुचि ने मेरा मुंह ही बंद कर दिया था। मैं अब गूं गूं मुँह से कर रहा था, मुँह छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और तब तक
एक साधु बाबा जैसा काला कपड़ा पहने हुए, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल खुले हुए थे और एक छोटा सा डंडा लिए हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अब जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैं समझ गया था कि ये कोई महात्मा है और महात्मा हमारी मदद कर सकते हैं। वो सब कुछ समझ गए थे और वो सीधा चलते हुए हमारे पास आकर रुक गए और अपनी डंडा से रुचि के ऊपर एक डंडा धीरे से रख दिया और बाबा कहने लगे, छोड़ इसको, दूर हो जा, तू दूर हो जा। जैसे ही बाबा ने आदेश दिया ना, रुचि मुझे छोड़ चुकी थी और दूर खड़ी होकर के मुझे खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी और मैं लंबी लंबी सांस लेने का कोशिश कर रहा था। वो तो मेरा गला घोंटती जा रही थी। उसमें बला का अब एक तरह से पावर आ चुका था। बाबा अब मुझसे कह रहे थे कि नौजवान, तुम लोग कहाँ से आए हो और इस जगह पर पहुँचे कैसे? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं धीरे धीरे बताया कि देखिए मेरे साथ में ये मेरी अब रुचि है, इससे मेरी शादी होने वाली है और हम इसको गांव से लेकर के अपने घर ले जा रहे थे। सारा बात मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी बता दिया। बाबा उस लड़की की तरफ मुड़ चुके थे और फिर उसको आदेश दिया, नीचे ज़मीन पर बैठ, डंडा के दिखा करके। और जैसे आदेश दिया ना, रुचि ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठ गई थी, लेकिन आंखें अभी भी बड़ी बड़ी, चेहरा पर वो एकदम जैसे लग रहा था सारा खून शरीर का निचोड़ करके उसके चेहरे पर आ चुका है। पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था और रुचि से कह रहे थे कि तू कौन है, इसके शरीर में तू कैसे आया, चाहता क्या है? अब जो रुचि थी ना, वो बाबा की तरफ देख के कहने लगे कि तू मेरे मामले में मत पड़, तू मेरे मामले में मत पड़। ये लड़की मुझे अच्छी लगी है और तभी मैं इसके शरीर में आया हूँ। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा, तू अपना काम कर ले, तू हमारे बीच में मत आ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बाबा पहुँचे हुए महात्मा थे। मुझे उस रात पता लगा था कि महात्माओं में इतनी शक्ति होती है और तभी तो शमशान में रह रहे थे। अब वो जैसे क्रोधित हो चुके थे। रुचि के मुंह से आवाज़ सुनते ही अब गुस्से में हाथ पैर पटकने लगे और कहने लगे, तू मेरे को चैलेंज कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? और इसके बाद रुचि की तरफ डंडा कर दिए थे, उसके शरीर से सटा करके। और जैसे ही डंडा किए ना, अब मंत्र कोई बोल रहे थे और जैसे मंत्र पढ़ना शुरू किया ना, रुचि तो जैसे थर 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 काँपने लगी, तड़पने लगी थी और वो मर्दानी आवाज़ में कह रही थी कि डंडा दूर हटाओ, दूर हटाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसको, अब मुझे छोड़ दो, डंडा हटा लो। बाबा कह रहे थे कि नहीं, तू इतनी आसानी से इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं है, अब तू मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू भी याद रखेगा। बाबा गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, डंडा नहीं हटा रहे थे। अब मैं तो वहाँ पर डर से ऐसा मेरा शरीर हुआ पड़ा था कि मैं काँप रहा था। मैं देख रहा था कि आज की इस साइंस के युग में ये मेरी नज़रों के सामने, और भी एक इंजीनियर के सामने, ये सब क्या हो रहा है। विश्वास करने लायक चीज़ ही नहीं थी, लेकिन जो मेरे सामने चल रहा था, अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद बाबा पूरी अपनी शक्ति लगा चुके थे और तब वो जो दोस्त आत्मा थी रुचि के शरीर में, वो बाहर निकल गई थी। ना जाने बाबा उसके साथ क्या किया। रुचि अब ज़मीन पर गिर चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी, उसको होश नहीं था और बाबा अभी भी गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे। मैं जब उसके पास जाने लगा कि रुचि को उठाऊं, अब तो शायद इसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है, वो दुष्ट आत्मा। बाबा मुझसे भड़क गए, उसके नज़दीक मत जाना, अभी वो यहीं पर होगा, शैतान आसपास में ही होगा, तुम दूर खड़े रहो। जब बाबा ने मुझे डांटा ना, तो मैं और डर चुका था और ये प्रक्रिया कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तक चलती रही थी। बाबा इधर उधर घूमते थे, हवा में डंडा दिखा के कहते थे कि देख, मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू इस लड़की को
छोड़ दे, जहाँ से तू आया है वहाँ चले जा। इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है, अब तू मेरी बात को समझ ले। बाबा बार बार ऐसे ही उसको धमका रहे थे और वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में जैसे बाबा उससे बात कर रहे थे। बाबा शायद उसको देख रहे थे और जिधर जिधर वो जाता बाबा उधर उधर घूम जाते थे। शायद बाबा को सब कुछ नज़र आ रहा था, मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो शैतान कहाँ पर है, और बाबा उसको देख रहे थे। बाबा का झगड़ा चल रहा था उससे, बार बार कह रहे थे कि तू इस जगह से जहाँ से आया है वहीं चला जा। और इसके बाद ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। मैं जब भी देखता रुचि की तरफ, रुचि बेहोशी में पड़ी थी और बाबा मुझसे कह रहे थे कि अभी उसके करीब मत जाना जब तक इस दुष्ट आत्मा को मैं यहाँ से भगा ना दूँ। और वही हुआ। करीब करीब अब 2.5 घंटा वहाँ बीत चुका था। और इसके बाद मेरे भाई साहब कार लेकर के उसी जगह पर पहुँच गए थे। जब उन्होंने सब कुछ देखा ना तो वो भी डर गए थे। बाबा उसको, अब मेरे भाई को कह रहे थे कि आप, अब भाई के साथ मेरे पिता भी थे, दोनों जनों के बाहर ही रोकते थे कि अभी अंदर मत आओ, जब तक मैं इस शैतान को पकड़ ना लूँ या भगा ना दूँ इस जगह से, तब तक आप लोग दूरी रहो। और उसके बाद में उनका मंत्र का चलता रहा, सब कुछ करते रहे, डराते रहे उस आत्मा को। आत्मा भी लग रहा था कि बाबा के साथ आँख मिचौली खेल रहा है। कभी दूसरी साइड चला जाता था, बाबा दौड़ के जाते उस साइड में, फिर दूसरी साइड। एक तरह से बाबा को थका दिया था उस दुष्ट आत्मा ने। और तब जाकर के बाबा थोड़ा शांत हुए ना, ज़मीन पर बैठ गए थे। और फिर मुझसे कहने लगे कि बेटा मटका रखा हुआ है और वहाँ पर लोटा भी है, जल्दी से मुझे जल ले आते। अब मैं दौड़ता हुआ उस जगह पर गया जहाँ बाबा ने मुझे भेजा था। वाकई मटका रखा हुआ था, लोटा था, लोटे में जल निकाल के लाया और लोटा पकड़ा दिया बाबा को। बाबा पूरा लोटा का जल पी चुके थे। फिर थोड़ा शांत हुए और कहने लगे कि बेटा अब उस दुष्ट आत्मा को हमने इस जगह से भगा दिया है, अब ये लड़की सुरक्षित है, अब इसको मैं होश में लाता हूँ, इसको कुछ हुआ नहीं है, बस दुष्ट आत्मा का प्रभाव इसके ऊपर में आ गया है। और इसके बाद बाबा लड़की के पास यानी रुचि के पास पहुँच गए थे और उसको सर पर हाथ फेरते हुए अब उसको बात करने लगे, उठ जा बेटा उठ जा, काफ़ी देर तूने नींद मार ली, अब उठो उठो। ऐसा ही कुछ करते रहे, बोलते रहे। और थोड़ी देर में रुचि आँख खोल करके खड़ी हो गई। अब हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। अब उसका चेहरा जो था बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। ये घटना मेरे भाई, बड़े भाई, मेरे पापा ने भी देखा, वो लोग भी डर चुके थे। और इसके बाद बाबा कहने लगे कि अब आप रुचि को ले जा सकते हो। आज सुनो बेटा, राहत के टाइम में ऐसा कभी मत किया करो। अब जो तो वो नॉनवेज लेके आए थे ना, उसी के लालच में और वो शैतान तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। वो नॉनवेज की वजह से तुम्हारी गाड़ी के अंदर आ गया। अब फिर जवान लड़की, खूबसूरत लड़की उसको देख गई, उसके रूप में मोहित हो चुका था। और तभी ये घटना हुई थी। मैं जब सुना ना तो एकदम डरा हुआ तो पहले ही था। मेरे भाई भी डर चुके थे, मेरे पिता भी डर चुके थे। अब दोनों लोग उस महात्मा से पूछने लगे कि बाबा रास्ते में ऐसा कुछ तो नहीं होगा। वो कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक भभूति जैसे पाउडर था और कागज़ में लपेट करके हमें दे दिए थे और कहने लगे कि बेटा ऐसा कुछ हो ना तो ये भभूति लड़की के ऊपर छिड़क देना, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उस जगह से चले थे। आगे आगे भाई साहब की कार, पिता बैठे हुए, अब पीछे पीछे मैं। जब तक हम लोग घर नहीं पहुंच गए थे ना, दिल धड़क रहा था कि कहीं रास्ते में वो शैतान फिर आ जाए, तब क्या करेंगे, कैसे सामना करेंगे। वो तो बाबा को इतना परेशान कर दिया था, जबकि वो ज्ञानी थे। हम तो कुछ जानते भी नहीं थे, बस उस पाउडर का एक सहारा था जो बाबा ने हमें राख जैसा कुछ दिया था। और उसी राख के बलबूते पर हम पूरा सफ़र काट करके घर पहुंच गए थे। जब घर में पहुंचे थे ना, हर कोई जाग रहा था। सब रुचि से पूछ रहा था कि रुचि क्या हुआ तेरे साथ में। रुचि कह रही थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है,
जब मेरी आँख खुली तो मैंने इस जगह स्मशान में पाया। मैं तो खुद डर गई थी। उसको एहसास भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसके शरीर में वो दुष्टात्मा प्रवेश कर गया था। लेकिन इस घटना के बाद मुझे रुचि से प्यार हो चुका था और हम लोग रात में कभी भी दूर निकलते नहीं थे। रात में तो सफ़र करते नहीं थे, वो भी रुचि के साथ में। और इसके 6 महीने के बाद हमारी शादी रुचि से धूमधाम से हो गई थी। और मैं कभी कभी डराता भी था कि रुचि कहीं दोबारा से वो आत्मा तेरे शरीर में आ जाए तब क्या करेगी। और वो गुस्से में कहती कि जैसे पहली बार किया था, तेरा खून पी जाऊंगी, मजाक मजाक में। और मैं हंस पड़ता था। लेकिन वो घटना इतनी भयानक थी कि मैं उसको भूल नहीं पाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की विवेक जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।